हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो लेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करें तो केमिकल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो द केमिकल रिएक्शंस आर द केमिकल चेंजेस इन विच reactants transform into products by making or breaking of bonds between two different atoms. I just want to tell you कि chemical reaction है क्या? तो basically formation of a new substance। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि chemical reactions are basically chemical changes। What is chemical changes? तो आपने जूनियर क्लासेस में क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा अबाउट द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। मैं आपको दोबारा से बता दूं, फिजिकल चेंज, सो द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या क्या चेंज करता है उसमें? उसके स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकता है, उसके टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड मीन द सब्सटेंस विल रिमेन सेम। जैसे अगर मैं बोलूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस बोला तो इस केस में क्या हुआ कि आइस पिघल रहा है, बट आइस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज नहीं करेगा। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O, है ना। तो अगर वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है तो ऐसा नहीं है कि वाटर अगर वेपर बन जाएगा तो H2O चेंज कर जाएगा, वाटर अगर आइस बनेगा तो H2O चेंज कर जाएगा। नो, जो उसकी केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल वही रहेगा, दैट इज द फिजिकल चेंज। So what is physical change? In which no new substance is formed. What is the changes here? So the change in the state, change in the color, change in the shape and size, or the change in the temperature. So these are the basic changes that occurs what in the physical change. Now let's talk about the chemical change. Then what is the chemical change? So a change in which new substance is formed. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, जैसे as I told you, जैसे ही मैंने आपको बोला कि melting of ice है ना, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो जैसे मैंने बोला आपने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस बोला तो बर्फ़ का पिघलना, बट क्या मैं उसे दोबारा बर्फ़ बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। इट मीन्स द फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल बाय फिजिकल मैथड। फिजिकल चेंजेज जो है वो रिवर्सिबल है। नाउ अब जैसे ही मैंने बात की अबाउट द केमिकल चेंजेस, सो द व्हाट इज द केमिकल चेंज? अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। A change in which new substance is formed, that is called what? The chemical change here. Understood? The change in which new substance is formed. अच्छा देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल चेंज में स्टेट कलर सब चेंज कर सकते हैं तो केमिकल में नहीं कर सकता। जी नहीं, इसमें भी बिल्कुल उसके स्टेट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है, क्लियर, शेप एंड साइजेज चेंज कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो पुराने वाले प्रोडक्ट के जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आएगा विथ इट्स न्यू प्रॉपर्टीज। तो नए प्रोडक्ट होगा तो नया प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। सो व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल? वेरी सिंपल, इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज द केमिकल। इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज द फिजिकल चेंज, दैट इज रिवर्सिबल। एंड इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल, दैट इज व्हाट? इरिवर्सिबल। और दूसरी बात, फिजिकल चेंज में स्टेट, शेप, साइज चेंज कर सकते हैं, केमिकल में भी कर सकता है, बट केमिकल में जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होगी और फिजिकल में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट some more things, तो observation, what are the observation that help us to determine the chemical changes? देखो, observation में first thing हीट में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल एज आई टोल्ड यू, कलर में चेंज आएगा, प्रेसिपिटेशन माइट बी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेट बन जाए। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? सो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल हो, जो ना घुले, दैट इज द प्रेसिपिटेट हेयर, क्लियर। और प्रेसिपिटेट को हम इस तरह के एरो से शो करते हैं, क्लियर। नाउ तो दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हाट, दैट द केमिकल चेंजेस आर अकरिंग। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि केमिकल चेंज को ही आगे केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिया गया है, क्लियर। नाउ सो what is the chemical reaction? The same definition you can get, the formation of the new substance from the reactants. अब यहाँ पे टर्म आता है what is reactant and what is product. What is reactant?
So simply the substance which take part in the reaction that is called reactant, and the substance which is formed that is called what the product here. Okay, तो जैसे अगर मैं लूँ कि मान लो कि मैंने A रिएक्टेंट को लिया और B रिएक्टेंट को लिया और मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना दिया AB, क्लियर। तो these are the substances which are taking part in the reaction. Okay, these are the substances which are taking part in the reaction. So these are what they are, these are the reactants. एंड नाउ ये जो बन के आया है ये अपना क्या है, प्रोडक्ट हुआ, क्लियर। बहुत सिंपल सरल भाषा में आप ये समझो कि जैसे मैं बोलूं कि ये मार्कर, क्लियर, तो ये मार्कर क्या है, एक प्रोडक्ट हुआ। अब इस मार्कर को बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जैसे इसमें इंक है ना, अंदर रोई होता है, इसमें सामने ये वाला पोर्शन जो है, या इसके ऊपर जो फाइबर्स लगे हुए हैं, इसमें लिखने में जो इंक लगा हुआ, तो बेसिकली जो जो चीज़ें इसे बनाने में इस्तेमाल की गई है, ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं वो सब के सब क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और जो बन के मेरे पास आ गया वो क्या है, प्रोडक्ट हुआ, क्लियर। जैसे मैं अगर इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड को बनाने में ये बिट लगा, उसमें कुछ नेल्स दैट मीन्स कील लगा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर एक माइका लगा हुआ है ना, एंड इसको चिपकाने में फिर गम लगा होगा, फेविक्विक तो लगा होगा या कोई फेविकॉल लगा होगा, कुछ भी लगा है। तो बेसिकली जितनी भी सारी चीज़ें इस बोर्ड को बनाने में इस्तेमाल की गई हैं, जो जो इसमें लगा हुआ है, वो सबके सब क्या हुए, रिएक्टेंट्स। एंड जो मेरे को आउटकम मिला, जो मेरे पास बन के निकला, वो अपना क्या यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। वेरी सिंपल, विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट आर द रिएक्टेंट्स, एंड द सबस्टेंस विच इज फॉर्म्ड दैट इज हियर द प्रोडक्ट। नाउ अब ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल, आई हैव टेकन एन एग्जांपल हियर, द केमिकल रिएक्शन का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो ये रिएक्शन चलो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं अगर बात करूं डाइजेशन ऑफ फूड की, डाइजेशन ऑफ फूड की, तो इज द डाइजेशन ऑफ फूड अ केमिकल चेंज और द केमिकल रिएक्शन? डेफिनेटली इट्स अ केमिकल चेंज। कैसे? तो देखो प्लांट्स ने क्या किया, दो तरीके से मैं आपको बताता हूं। प्लांट्स ने रॉ मटेरियल को लिया, किसको लिया, रॉ मटेरियल को, है ना, रॉ मटेरियल को लिया। रॉ मटेरियल को कहाँ से लिया, जमीन से लिया, रूट्स के जरिए। एंड देन क्या क्या लिया था उसने, वाटर लिया, क्लियर, वाटर को लिया। वेट एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, क्या लिया उसने, वाटर लिया, वाटर लिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया। क्या बनाया था इससे वो, C6H12O6, मतलब क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। मुझे एक बात बताइए, ये जो उसने प्रिपेयर किया, ये जो उसने प्रिपेयर किया, ये केमिकल है ना, इज इट रिवर्सिबल? क्या प्लांट्स ने जो ग्लूकोज प्रिपेयर किया, क्या वो रिवर्स होगा? नहीं होगा रिवर्स ना। हम दोबारा से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे सेपरेट करेंगे? तो बेसिकली प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर किया, मतलब फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होने वाला ग्लूकोज भी क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है, दैट इज अ केमिकल चेंज। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में मैं डाइजेशन की बात करता हूँ। चलो अब ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूँ डाइजेशन की, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमें मिल जाता है ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, हमें क्या मिला, ग्लूकोज। और ग्लूकोज और सांस हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। देन क्या होता है, हमें मिल जाती है क्या, एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी के बाद हम क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ में होता है क्या, वाटर, क्लियर। तो ये भी क्या एक तरीके से, तो ये भी एक तरीके से केमिकल चेंज है, ठीक है। तो फूड को डाइजेस्ट भी करना क्या एक तरीके से, अरे जो हमने फूड खाया था दैट वाज व्हाट, स्टार्च, अब वो कन्वर्ट हो गया अलग अलग फॉर्म में, तो हमने क्या किया, उसे ब्रेक डाउन कर दिया। तो इज इट रिवर्सिबल? नहीं, बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या एक तरीके से केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम। देखो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के एक्टिविटी नंबर 1 में आपको ये मिल जाएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का एग्जाम्पल। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न इन एयर, शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये सवाल आता है, क्लियर। तो आई हैव रिटन दैट द सबस्टेंस, सॉरी वेयर इज दैट, या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको पता है बच्चों कि ऑक्सीजन जो है वो एक फ्लेमेबल है ना। ऑक्सीजन जो है क्या, फ्लेमेबल है, मतलब कंबसिव इन नेचर है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, किसी चीज़ों को जलाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जब मैंने मैग्नीशियम को लिया और मैग्नीशियम को जब मैं एयर में लाऊंगा
तो एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जब एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जब मैं उसके संपर्क में उसे जलाने की कोशिश करूंगा तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाएगा एंड देन रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्लियर। लेकिन अभी मैंने इसे लिखा हुआ एक लंबे से रिएक्शन में। हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जब ऑलरेडी था तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन हियर। अब ये क्या है, जब केमिकल रिएक्शन था तो केमिकल इक्वेशन क्यों लाया हमने। तो अब मेरी बात समझना, हमारे पास एक लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन एनी रिएक्शन, इन एनी केमिकल चेंजेस, mass can neither be created nor be destroyed. In any chemical change, mass can neither be created nor be destroyed. That means the mass of the total reactant is equal to the mass of the product. कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में भैया मास जो है वो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था, है ना, और मैंने क्या लिया था, ऑक्सीजन, इन दोनों को जलाया था और यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जितना मास होगा, है ना, और इसका जितना मास होगा वो इट शुड बी रिमेन सेम, इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, इक्वल होना चाहिए। और जब कह रहा ना ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो खत्म होगा ना तो बनेगा, क्या होगा भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने उसी केस को यहाँ लिया। लेकिन जब मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब मेरी बात को समझो, क्या ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कहीं से भी? यहाँ से आप बता दोगे कि हाँ इसका मास और इसका मास इक्वल है या नहीं है? सो ये कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव नहीं है जिसके जरिए हम बता सके कि हाँ ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है या इक्वल नहीं है। सो ठीक है, इसलिए चूंकि केमिकल रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से नहीं गेन कर सकते। केमिकल रिएक्शंस के जरिए हम ये नहीं पता कर सकते थे कि क्या वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हमने उसे एक स्टेप आगे बढ़ा के क्या लाया, केमिकल इक्वेशन को लाया। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन हियर? सो सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स, यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है, ये अपना केमिकल रिएक्शन था और आप इसे वर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं, आप इसे वर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो वर्ड इक्वेशन था, इस वर्ड इक्वेशन को जब मैंने क्या किया, उसके सिंबल्स का यूज किया। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है आपको पता है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा यहाँ पे, MgO। क्लियर। अब यहाँ पे ये बन के आ गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक Mg, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं लग रहा है, कहीं से भी इक्वल नहीं है। चलो मैग्नीशियम तो इक्वल है। अब मैं आपको बता दूं, अब जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है तो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं? तो वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन जस्ट टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल reaction. That means the mass of the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Now अब मैंने यहाँ पे क्या किया, चेक करने के लिए क्यों हम बैलेंस करेंगे भाई, ताकि लॉ को मैं फॉलो करा सकूं। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर लॉ कहता है कि ये और ये बराबर होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, और यहाँ पे है एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बता देता हूँ कि द मैथड थ्रू विच वी बैलेंस दैट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मैथड। कौन से मैथड के जरिए बैलेंस करते हैं? दैट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मैथड। मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के ट्रिकी वे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी केमिकल इक्वेशंस को ट्रिकी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है और वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, नाउ देखो ध्यान रखना कि जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो जो भी नंबर्स हम लिखेंगे वो हमेशा
किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने होना चाहिए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए लगाया, यहाँ पे भी चलो मैं यहाँ पे बी लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं चलो सी लगा देता हूँ, क्लियर। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो ए है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। अब यहाँ पे बी जो है ये क्या होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये सी जो है इनमें से जिसके पास जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई होगा। बट आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ इधर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, कैसे बैलेंस करेंगे बताओ। किधर घट रहा है, उधर कम है ना। अब इधर कम है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो उधर कितना देना पड़ेगा, 2। बट मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर्स डालेंगे वो हम उसके जस्ट सामने डालेंगे, तो सामने डालेंगे तो यहाँ पे कितना, कुछ नहीं तो क्या 1 अभी मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कितना 2। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो ये 2 है ये सबके लिए रहेगा टोटल, इस किसी भी प्रोडक्ट में या सबस्टांस में उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सारे एलिमेंट्स के लिए रहेगा। तो Mg के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। मतलब अब मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, और 2 1 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन तो चलो 2 हो गया बैलेंस, बट मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बैलेंसिंग समझ में आया होगा। नहीं तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक अलग से वीडियो में आपको ट्रिकी तरीके से बताऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है वो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं आगे जरा, कि ये तो था अपना, इस वीडियो में हमने अभी तक यहाँ तक देखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। हमने यहाँ पे देखा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन के बाद हमने केमिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश की। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को समझा, एंड मैंने आपको बैलेंसिंग के बारे में बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जो हमें बताते हैं किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चेंज इन द कलर, चेंज इन द हीट, चेंज इन द द टेम्परेचर और हीट, एक बात देखी हुआ, शेप एंड साइज, प्रॉपर्टीज, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। सो दीज आर द बेसिक आइडेंटिफिकेशन और द कैरेक्टर्स जिसके जरिए हम पहचान सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसी तरीके से जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उसी तरीके से मैं आपको एक और 2 रिएक्शन जो है वो मैं आपको बैलेंस करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिया H2 + O2 फॉर्म किया क्या, H2O, ये क्या है एक तरीके से रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान रखना कि हर एक सबस्टांस या एलिमेंट या रिएक्टेंट का क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ स्टेट होगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, मतलब H2 यहाँ पे कौन से फॉर्म में, गैसियस स्टेट में है, O2 कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, H2O कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। नाउ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन H2O, ठीक है। ज़्यादा रूल रेगुलेशंस देखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। पहली बात कि जो भी नंबर लगाएंगे वो हमेशा किसी भी सबस्टांस के आगे लगाएंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके लिए होगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना, 1, बराबर करने के लिए यहाँ पे सामने कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये 2 है तो नीचे वाले के लिए मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे A B या यहाँ पे चलो C, तो ये C जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब C × 2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और C × 1 जो है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ये समझ में आई बात, क्लियर। अब देखो तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। अब मैं पीछे तो लगा नहीं सकता तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा, सामने ही लगाना हमेशा। तो 2 1 2, मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, चलो क्लियर। बट 2 2 4, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, 2 लगा दो यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गया। चलो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेता हूँ CH4 का। चलो CH4 + ऑक्सीजन, मीथेन गैस है जिसे हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो जलेगा ये, ठीक है। एंड इट विल प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट, वाटर, ये प्रिपेयर करेगा ये। अब यहाँ से समझना कि एक कार्बन, चलो क्लियर है, 4 हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन बराबर करने के लिए 2 लगा देंगे, सीधा 2 लगा दो। अब 4 हाइड्रोजन हो गया, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे 2 और 2 1 जा 2, 2 2 कितना 4, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया क्या इक्वल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अलग से। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से, मार्केट में मिल जाता है, चूना पत्थर कहते हैं इसे। और इसे हमने क्या किया, पानी में डुबोया। मैं आपको बता दूं कि जब चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो ये हीट इवॉल्व करता है। ये क्या फॉर्म करेगा, तो बुझा हुआ चूना इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, ये प्रिपेयर करेगा ये। अब यहाँ पे समझना कि CaO + H2 क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक कैल्शियम क्लियर है, एक ऑक्सीजन और एक 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो 2 ऑक्सीजन ही है, चलो ब्रैकेट है ना, और यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी हुआ। ठीक है, मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो बैलेंस होगा मतलब वो ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और जो बैलेंस नहीं होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो नहीं कर रहा है हमें उसे बैलेंस करना है, जो बैलेंस है उसे हम बैलेंस क्यों करेंगे, है ना। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप समझना कि कॉम्बिनेशन दैट मीन्स यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। एंड यू नो कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड जो आउटकम्स मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करें, सो द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन, बट डोंट फॉरगेट दैट द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। व्हाट डज द फॉर्म, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सो वेरी सिंपल, जिसमें 2 और more than 2 reactants combine to form a single product like A and B. These two are the reactants here and these are combining to form AB. So AB is a single product here. अब मैंने बोला more than 2 भी हो सकता है, तो A + B + C भी ले सकते हैं। अब ये क्या फॉर्म करेगा, ABC. So very simple, in which 2 or more than 2 reactants combine to form a single product, that is called what, the combination reaction. Now there are few examples, the carbon plus oxygen. As you know that the carbon exists in the solid form and the oxygen exists in the gaseous form. Okay, so the carbon plus oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, ध्यान रखना। मैंने ऑलरेडी आपको स्टेट ऑफ द सब्सटेंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सॉलिड दैट मीन्स S, सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस को हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एक्वस कंडीशन है उसके लिए हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड इज H2 + O2, क्या फॉर्म किया, H2O, वाटर को। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके किसी एक तीसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है। यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम। मैंने उस टाइम पे भी लिख दिया था, मैं इस टाइम पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स कॉल्ड क्विक लाइम एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोनों क्या करके कंबाइन करके यहाँ पे क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको बताया था कि देखो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर कहते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, और इसे जब हम वाटर में डालेंगे तो ये हीट इवॉल्व करता है। ठीक है, जैसे ना कभी आपने अपने घर में देखा होगा कि पेंटिंग की जाती है तो वो जो चूना लाया जाता है वाइट कलर का, वाइट वॉशिंग के लिए, तो बेसिकली वही होता है, और उसको जब हम पानी में डालते हैं तो उससे हीट इवॉल्व करता है। इट मीन्स इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट बाहर आ रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा जैसे कि नेचुरल गैस मीथेन, है ना। अब मीथेन यहाँ पे नेचुरल गैस है, वो भी जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट को प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना कि बेसिकली वैसे रिएक्शंस
ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व करे, जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व करे, वैसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो वेरी सिंपल, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, मतलब जिसमें हीट बाहर आए, और हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड मतलब बाहर, इन्वॉल्व मतलब उसमें पार्टिसिपेट करेगा, एंड इवॉल्व मीन्स वो उससे बाहर निकलेगा। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा देखो, एक्सो मतलब एग्जिट, निकलना, एंड थर्म मतलब हीट और एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन में जिसमें हीट या एनर्जी बाहर आए दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे हम कहते हैं। एक्सो मतलब एग्जिट एंड थर्म मींस हीट या एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल मीथेन, जिसे हम नेचुरल गैस के तौर पे पढ़ते हैं। तो ये मीथेन हुआ प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट को बना दिया, ठीक है। सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, ऑब्वियसली बात है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। हमने फूड को डाइजेस्ट किया, ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद हमने ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब किया एंड देन ब्लड में मिलाकर एसिमिलेशन के बाद उससे हमने बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचा दिया। तो ग्लूकोज एंड देन हमने इनहेल किया, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, एंड देन कंबाइन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, जिसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं कौन से फॉर्म में आता है, एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन द रिस्पायरेशन व्हाट डज हैपन, क्या होता है, इन द रिस्पायरेशन हीट इज रिलीज्ड, that's why it is considered that it is an example of exothermic reaction. Now अब हम बात करने वाले हैं about the decomposition reaction के बारे में। देखो decompose that means splitting, that means breakdown, that means टूटना। So the reaction in which a compound splits, एक ऐसा reaction जिसमें compound split करेगा। अब मैं आपको बोलूँ कि जैसे मैं कुछ तोड़ूँ तो क्या वो चीज़ें बड़ी होंगी कि छोटी हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है छोटी हो जाएंगी। जैसे अगर मान लो इस मार्कर को तोड़ दिया जाए या इस स्पेक्स को तोड़ दिया जाए, किसी भी चीज़ को तोड़ूंगा मैं, तो तोड़ने के बाद वो और छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, जब एक कंपाउंड स्प्लिट करेगा, टूटेगा, व्हाट विल हैपन, इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा, सिंपल सबस्टांसेस बनाएगा, ठीक है। सिंपल और स्मॉलर और सिंपलर सबस्टांसेस आप इसे कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ FeSO4 फेरस सल्फेट, ये होता है कौन से कलर का, मैं आपको बता दूं, ये होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। और यहाँ पे मैंने हीट दिया। अब आपको मैंने बताया था कि देखो केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है। अब परमानेंट चेंज है तो उसे रिवर्स करने के लिए या उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने हीट एनर्जी दिया हुआ। मैं आपको बता दूं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, व्हाट, थर्मल डीकम्पोजिशन। द फर्स्ट इज व्हाट, थर्मल डीकम्पोजिशन, सॉरी, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट दिया जाए, जिसमें थर्म दिया जाए, जिसमें एनर्जी दी जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। द सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। थर्ड है दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन? So the reaction in which थर्म इज गिवन, जिसमें हीट दिया जाए, वैसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो टू ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट, टू ब्रेक डाउन द सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड जिसमें फोटोलाइटिक, मतलब फोटो मतलब यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो फोटोलाइटिक, जिसमें फोटोलाइटिक मतलब सन का प्रयोग करके, सनलाइट का यूज करके हम जब किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब जरा समझना, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हम हीट करेंगे, ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो ये भी अपना क्या एक तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन है। मैं और भी इस एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल से पहले जैसे चलो मैं ले लेता हूँ और एग्जांपल। अच्छा इसको मैं ज़रा बैलेंस भी कर दूँ, देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम कैल्शियम, कार्बन कार्बन, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, ये भी क्या है इक्वल है। एक कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 1 और 2 3 ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। सेकेंड हम बात करते हैं, चलो ले लेते हैं H2O में जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूटेगा H2 प्लस O2 में, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 चढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 चढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, हो गया इक्वल। नाउ ये हुआ किसका एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड की मैं बात करूँ, थर्ड जैसे मैं लेता हूँ AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड जो है ये होता है सिल्वर कलर का, बट इसमें जब सनलाइट का प्रयोग होगा, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में, ठीक है। कौन से कलर में, ग्रे कलर में। ध्यान रखना कि इसका यूज, और एक और दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसमें भी जब सनलाइट पड़ेगा तो ये टूट जाएगा Ag और Br में। इनका यूज जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। और ये एग्जांपल्स किसके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, जिसमें सनलाइट का यूज करके हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन द स्मॉलर और द सिंपलर प्रोडक्ट। ओके, हो गए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो बेसिकली हमने देखा कि 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा चलो अब हम फटाफट बैलेंस भी कर लेते हैं। इसको जरा मैं बैलेंस करूँ, FeSO4 Fe2O3 SO2 और SO3 को। देखें यहाँ पे 2 1 फेरस है, यहाँ पे ये यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है आयरन, 2 आयरन है, 1 आयरन 2 आयरन। यहाँ पे जरूरत है तो चढ़ाते हैं, इसे मैं फटाफट जरा मिटा दूँ, एंड देन हम इस चीज़ को आसानी से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नाउ चलो देखो, 1 आयरन, यहाँ पे कितना आयरन, 2 आयरन, चलो मैं यहाँ पे 2 बिठा देता हूँ, नो इशू, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 बिठाया, 2 आयरन हो गया, लेकिन यहाँ पे सल्फर भी कितना हो गया, सल्फर कितना हो गया, 2। तो देखें अगर हम, तो यहाँ पे भी 2 सल्फर है, तो नो इशू, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, अब देखो यहाँ और यहाँ आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, इनटू होगा, तो 4 2 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 2 5 ऑक्सीजन और 3 8 ऑक्सीजन, हो गया क्या, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, 2 FeSO4 और यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दोबारा से एक बार मैं देख लेता हूँ, 2 आयरन 2 सल्फर, 1 और 1 2 सल्फर, 4 2 8, 3 2 5 और 3 8, ये बैलेंस हो गया। अच्छा इसको जरा हम बैलेंस करते हैं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है, नहीं होगा बैलेंस तो हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। 6 कार्बन, एक ही कार्बन है, यहाँ पे चलो 6 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 12, हाइड्रोजन कितना हुआ, 12, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 6 2 12, ये और यहाँ पास में क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 6 2 12। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 6, ऑक्सीजन 6, और यहाँ पे कितना है, 2, तो 6 2 इधर कितना हो गया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना हो गया, 8। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है, 6 2 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया, 12 और 6 18। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ तो 6 2 12 प्लस 6 कितना, 18, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो 2O2, ठीक है, हो गया बैलेंस, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। सो द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, क्लियर। देखो अब मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाया हुआ है, ध्यान रखना, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है
कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव यहाँ पे कौन है, पोटासियम, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, प्लैटिनम, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है, पोटासियम, और सबसे लेस रिएक्टिव क्या है, प्लैटिनम, ठीक है। और यही जो है पूरा का पूरा ये सीरीज बना हुआ है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, वैसे समझो ना कि एक ऑलरेडी कोई प्रोविंस है या कोई डायनेस्टी है, कहीं पे कोई राजा है, उसका एक क्षेत्र है, अब उससे एक ताकतवर राजा आता है और उस क्या करता है, उस कमज़ोर राजा को उसको वहाँ से हरा देता है, तो राजा जो है वहाँ से बाहर, अब वहाँ पे उस किंगडम पे किसका शासन हो गया, एक नए किंग का, क्लियर। तो वही यहाँ पे होता है कि जैसे कि मान लो मैंने लिया हुआ है CuSO4, जनरली कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो CuSO4 को मैंने यहाँ पे लिया, और मैं आपको बता दूं कि आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। आप यहाँ पे इस सीरीज़ में देखें, आयरन यहाँ लाई करता है जबकि कॉपर यहाँ पे। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे से डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, मतलब जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, क्लियर। तो यहाँ पे आयरन क्या हाईली रिएक्टिव हुआ और कॉपर क्या लेस रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर कर देगा, उसके कंपाउंड से बाहर कर देगा और खुद उसके सॉल्यूशन में आके बैठ जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने दोनों ये यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिया हुआ है। एक्चुअली में जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे वो जनरली सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट है या आयरन सल्फेट हो गया, तो ये जितने भी हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। आप कोई भी एग्जांपल पुट कर सकते हैं, जैसे देखो अगर एग्जाम्पल लिया जाए MgSO4 का और मैं डिस्प्लेस करूँ उसे किससे, सोडियम से, क्लियर। MgSO4, अब Mg क्या है, लेस रिएक्टिव है, मैं उसे डिस्प्लेस किससे कर रहा हूँ, मैं उसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ सोडियम से, क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अच्छा, ये रिएक्शंस क्या रिवर्सिबल हैं, तो मैं आपको बता दूँ जरा से भी रिवर्सिबल, बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है ये। इसलिए क्योंकि आप जरा समझना कि अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लूँ और मैं बोलूँ कि देखो अब Cu जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, FeSO4 को, और बनाएगा CuSO4, तो क्या ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पॉसिबल होगा बताओ, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है और आयरन यहाँ पे क्या हाईली रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा, हाईली रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। समझ में आई बात, नाउ तो ये सीरीज याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके ज़रिए आप इसे याद कर सकते हैं, दैट इज प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, try learning how copper shapes gold and प्लैटिनम। देखो प्लीज से क्या, फर्स्ट में पोटासियम, पोटासियम, एस से सोडियम, कॉलिंग से कॉलिंग Ca से क्या, कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस सी से एल्यूमिनियम, सी से क्या कार्बन, और जेब्रा Zn, इंस्टेड से जेब्रा इंस्टेड से आयरन, इंस्टेड से आयरन, और ट्राई से टीन दैट इज व्हाट Sn, लर्निंग, ठीक है, लीड दैट इज Pb, हाउ से हाइड्रोजन, कॉपर Cu, शेप्स सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt, सोडियम पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। तो ये जो है इसका ट्रिक है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को याद कर सकते हैं। एक बार याद कर लेना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ऑफ ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है। नाउ अब हम
बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली बहुत ही सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट एंड दूसरा कंपाउंड था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे। और आप देख रहे हैं जैसा कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड कैसे होंगे? एक्वस सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? एक्वस सॉल्यूशन। सो बेसिकली अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो जब दो रिएक्टेंट्स के आयंस आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे तो वैसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों के दोनों रिएक्टेंट कैसे होंगे? तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड होंगे और दोनों एक्वस होंगे। ठीक है, अब इस चीज़ में देखो, मैंने यहाँ पे आप लिया क्या? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या बनाया? BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। आप देख रहे हैं BaSO4 यहाँ पे क्या है? सॉलिड है और सोडियम क्लोराइड क्या? एक्वस है। अब यहीं से टर्म निकल के आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो द रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो। अब सवाल ये है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड विच फॉर्म्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो बनता है कब? जब हम फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसी टाइम पे जो सॉलिड बन के हमारे पास आता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब वो जो प्रोडक्ट होगा वो किसी में घुलेगा नहीं। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो बन गया है, ये NaCl में घुल नहीं रहा है, ये एक्वस है, जबकि यहाँ पे क्या एक्वस नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये सॉलिड लिखा हुआ है। मतलब ये जो है ये इनसॉल्युबल है और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाके उस प्रोडक्ट में बैठ जाएगा। ठीक है, देखो, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू एक्वस सॉल्यूशन। तो जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशन को मिला के हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड और NaCl3। ये वाइट कलर का होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे जो बन जाएगा ये ग्रेस वाइट में होगा और ये NaNO3 बन गया। ये देखो, ये सॉलिड है और ये क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर? अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन क्या है? प्रेसिपिटेट अभी मैंने बताया एक ऐसा प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल सॉलिड हो। मतलब प्रोडक्ट बने तो जरूर, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं। तो वैसे हम प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। जनरली इसके कलर्स भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है PbNO3 और प्लस क्या है? ध्यान रखना, ये भी क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। PbNO3 लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड क्या बनाया पोटासियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड। अच्छा, यहाँ पे ये जो पोटासियम लीड आयोडाइड बनाया, ये येलो कलर का होगा। कौन से कलर का? तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रेसिपिटेट है उनके बगल में ऐसे एरो करके हम शो करते हैं ताकि ये पता चले कि वो जो है वो इनसॉल्युबल है और वो नीचे जाके बॉटम में क्या हो रहा है? सेटल डाउन हो जा रहा है। बॉटम में सेटल डाउन हो जा रहा है। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे भी मैंने वो एरो शो कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, ध्यान रखना कि इंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली हम कहते किसको हैं? तो जब मैंने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट करके सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करे, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने लिया था एग्जांपल कि चलो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये टूट के क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या देना पड़ा था? हीट। तो जिस भी रिएक्शन में हीट या एनर्जी देना पड़े वैसे रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, सो द रिएक्शन इन विच, अच्छा एक्सोथर्मिक में क्या था? द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, जिसमें हीट रिलीज करे और द हीट इज इवॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बट द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन और हीट इन्वॉल्व्स और द एनर्जी इन्वॉल्व्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने ये वाला लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने क्या किया? हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया? टूट गया। तो बेसिकली जिसमें हीट देना पड़े वैसे रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीजन प्लस एडिशन। ऑक्सीजन प्लस एडिशन मतलब बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? एडिशन हो। ठीक है, सो ध्यान रखना सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन ही नहीं होता,
द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है। सो आइदर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन घटे, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, Cu प्लस O2 बनाया क्या, Cu। अब देखो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं, बट यहाँ पे जब प्रोडक्ट मेरे को मिला तो इस कॉपर में ऑक्सीजन जुटा, तो इस कॉपर में ऑक्सीजन जुटा तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। कैसे, देखो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। CuO यहाँ पे क्या, कॉपर ऑक्साइड और क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या फॉर्म किया, कॉपर प्लस वाटर। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो हट रहा, ठीक है, बट यहाँ पे जो H2 है, ये H2 यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ, H2 में ऑक्सीजन जुटा कि घटा, जुटा। तो मैंने बोला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे चूंकि H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन तो बेसिकली जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें उल्टा होगा, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उल्टा। उसमें ऑक्सीजन जुटता था और हाइड्रोजन घटता था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, या तो हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक केस होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही हमारा क्या, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस करेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन जुटता, यहाँ पे ऑक्सीजन घटेगा, ठीक है। अब समझना, इसी एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। वही हमारा प्लस क्या था, H2, क्या फॉर्म किया था, Cu प्लस H, थोड़ा और मैं से लेता हूँ मिनिमाइज करके, Cu प्लस CO प्लस H2 क्या फॉर्म करेगा, Cu प्लस H2। अब आप एक चीज़ समझना कि Cu प्लस H2O क्या फॉर्म कर रहा है, Cu प्लस H2O, है ना। अब देखो CuO से यहाँ से यहाँ क्या आया, Cu, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा, हट गया ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे क्या, कि ये रिडक्शन का केस है ना। क्या ये रिडक्शन का केस है, क्योंकि यहाँ CuO से Cu बना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, घटा है। मैंने बोला था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ है। अब यहाँ पे समझना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, H2, तो H2 में क्या होगा, H2 से बना क्या, H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन था नहीं, बट यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो मैं बोलूँगा ये केस किसका है, ऑक्सीडेशन का। तो यही एग्जांपल अपना रिडक्शन का भी बन सकता है और ऑक्सीडेशन का भी बन सकता है। ध्यान रखना, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों बोथ हो, वैसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली टुगेदर, जब भी एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो किसी रिएक्शन में, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे दो टर्म और है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब समझना, एजेंट बेसिकली हम किसे बोलते हैं, जो हमारा क्या करे, काम कर दे बेसिकली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन का काम करा दे। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो रिडक्शन का काम करा दे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो सबस्टांस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सबस्टांस, ठीक है। एक ऐसा सबस्टांस जो क्या करे, किसी दूसरे सबस्टांस को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, तो वैसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब किसी दूसरे सबस्टांस को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे सबस्टांस को ऑक्सीडाइज करने का मतलब हुआ कि उसे ऑक्सीजन देगा, या तो उसे ऑक्सीजन देगा या उससे हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा, है ना। तो गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, तो जहां पे ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को निकाले, वैसे केस में क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। देखो अब हम यहां से पहचानते हैं, ठीक, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, CuO प्लस H2 क्या फॉर्म कर रहा है, Cu प्लस H2O। अब इस केस में समझना कि ये जो H2 था, यहाँ से H2 यहाँ से क्या बना, H2O बन गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, है ना। मतलब H2 को ऑक्सीडाइज करा के क्या बना दिया गया, H2O। लेकिन कौन करा रहा है,
अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज कराएगा उसी को हम बोलेंगे। कौन ऑक्सीडाइज करा रहा है? CuO ना। कौन दिया ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो CuO दिया ना। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन को दे रहा है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो CuO अपना क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑक्सीजन दे, गिव्स ऑक्सीजन, या जो ऑक्सीडाइज कराए, या तो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को रिमूव करवाए, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं से उठा के। चलो सेकंड केस में ले लेता हूँ। चलो ZnO वाला, ZnO प्लस कार्बन, फिर हम लोग FeS वाला भी लेंगे, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ अब यहाँ पे कार्बन था, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन जो जुटा वो ऑक्सीजन दिया कौन? ZnO। तो ZnO अपना हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाया कौन? ZnO ने करवाया, क्योंकि ZnO ही तो है जो ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या कर रहा था? दे रहा है। ठीक है, अच्छा Fe प्लस CuSO4 वाला केस लेके देखते हैं हम लोग। नाउ Fe प्लस CuSO4, ठीक है, FeSO4 प्लस Cu। अब इस केस में जरा समझना कि Fe से बना FeSO4। अच्छा, Fe में ऑक्सीजन कौन दे रहा है? CuSO4। तो CuSO4 अपना क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। बात खत्म, बहुत ही सिंपल। अब हम आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे, जस्ट उल्टा होगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था? ऑक्सीजन दे रहा था, या तो हाइड्रोजन हटाएगा, है ना। तो जो ऑक्सीडाइज करा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो रिड्यूस करा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। नाउ अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। ठीक है, समझना। अब बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूं तो यहीं से एग्जांपल फिर से लेते हैं। ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो जो रिड्यूस करा है मतलब जो ऑक्सीजन को निकाल ले या तो हाइड्रोजन को दे दे। अब समझना कि ZnO से बना Zn, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और जब यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो इस रिडक्शन वाले केस में, अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ZnO से जब Zn बना तो इस वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो इस वाले केस में ये जो कार्बन है, यही कार्बन रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि इस ऑक्सीजन को ले कौन रहा है? कार्बन। तो बेसिकली जो रिड्यूस कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज कराएगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये था अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम बात करेंगे कोरोजन एंड रेसिडिटी के ऊपर। ठीक है, कोरोजन होता क्या है? तो ग्रेजुअली डेटेरियोरेशन ऑफ अ मटेरियल, यूजुअली अ मेटल, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और द केमिकल्स। देखो, जब हम किसी मेटल को क्या करते हैं? एक्सपोज कर देते हैं, एयर में बाहर छोड़ देते हैं, इन द कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में? तो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में, एयर के कॉन्टैक्ट में। एयर जनरली यहाँ पे एयर का मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी, हवा में क्या हो? नमी हो। तो जब उसे हम मॉइस्चर या एयर के कॉन्टैक्ट में, मतलब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, एंड एयर है तो ऑक्सीजन तो होगा ही, केमिकल्स, किसी केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में जब उसे हम छोड़ देते हैं, ऐसे केस में क्या हो जाता है? वो जो मेटल है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को, उसी ग्रेजुअल डेटेरियोरेशन को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, नाउ इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड विच वीकन्स द मेटल। अब जब हम उस मेटल्स को एयर के कांटेक्ट में, जब मैं उस मेटल्स को मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ूंगा तो वहाँ पे होगा क्या? वो जो मेटल है वो धीरे धीरे वीकन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स स्टार्ट बन जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। किस चीज़ के? लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा उसके ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड का। हाइड्रेटेड मतलब वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस तो है ही, मॉइस्चर मतलब वाटर हेयर, एंड साथ साथ में ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आयरन का, यही केस ले लेता हूँ मैं आयरन का। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन, क्लियर, एंड वाटर। आयरन यहाँ पे क्या हुआ? मेटल हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? अपना एयर का फॉर्म में बता रहा हूँ, और H2O हो गया मॉइस्चर हेयर। ठीक है, तो
O2 एयर एंड H2O के बगल में आप मॉइस्चर लिख सकते हो। क्या बना रहा है Fe2O3 XS2। देखो XS2O का यहाँ पे मतलब है, XS2O का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर के ऊपर ये कितने मोल्स में यहाँ पे वाटर है, कितने मॉलिक्यूल्स में वाटर है, 2 3 8 10 12, उतना जितना टर्म्स में यहाँ पे होगा उतना ही टर्म्स में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है नाउ, तो यही अपना रस्टिंग भी है और यही अपना कोरोजन भी है। कोरोजन का एक और मैंने यहाँ पे केस लिया हुआ है कि जैसे सिल्वर मेटल है, ठीक है, एक्सपोज करेंगे जब एयर में, तो मैं आपको बता दूं एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रेजेंट है, एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है जब H2S के कांटेक्ट में छोड़ा जाता है तो ये बन जाता है Ag2S। ठीक है, और ऐसे केस में ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का हो जाता है और यही कारण है कि सिल्वर जो है जब एक्सपोज होता है एयर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कोरोजन के जरिए वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है, सिल्वर जो है वो धीरे धीरे काला होने लगता है। ठीक है नाउ रस्टिंग सेम डेफिनेशन बट पर्टिकुलरली यहाँ पे एक मेटल की बात होगी दैट इज व्हाट आयरन। सो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वही बात है एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सबस्टांस दैट इज कॉल्ड व्हाट द रस्ट, और उसी रेड सबस्टांस को हम रस्ट बोलते हैं। क्लियर नाउ, अब मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब एक चीज समझना कि रस्टिंग हो कैसे रहा है। तो बेसिकली रस्टिंग हो रहा है जब किसी भी चीज को हम एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ला रहे हैं तब। तो जब मैं उस चीज को एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं लाऊंगा तो रस्टिंग क्या होगा, नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर वो मेटल एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो होगा और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो अगर मान लो कि ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, अब ऐसे केस में मैं इसका यूज़ तो करूंगा ही, तो ऑब्वियस सी बात है ना चाहते हुए भी इसे मुझे एयर के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर कवर लगाऊंगा, कवर, ताकि क्या हो इसका एयर से कांटेक्ट जो है वो टूट जाए, एयर से इसका कांटेक्ट जो है वो क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है नाउ, एयर से कांटेक्ट को तोड़ने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स हैं। सो मेथड्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग बाय पेंटिंग, बाय ग्रीजिंग और ऑयलिंग, हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा पेंट करते उसके ऊपर जब वाटर डाल के देखोगे तो वाटर जो उसमें लगता नहीं है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो बाय पेंटिंग, बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली जिंक प्लेटिंग किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हैं जिसके जरिए, किसी भी मेथड जिसके जरिए हम एयर का कांटेक्ट जो है हम वाटर एयर को जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने दें, तो उस मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं। ठीक है नाउ, अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी के ऊपर। देखो रेंसिडिटी होता क्या है, जब किसी फूड को एक्सपोज किया जाता है एयर में, आपने देखा होगा कि जैसे चिप्स का पैकेट होता है, तो चिप्स के पैकेट को अगर आप खोल दो, खोलने के बाद थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, वो जो चिप्स का पैकेट है उसका जो क्रिस्पी जो क्रंचीनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। आपने ऐसा देखा होगा, और उसका जो स्वाद है वो भी बिल्कुल बदल जाता है और एक्चुअली में वो जो फूड है उसके बाद अब वो पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, सो द ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है कि जो हम फूड लेते हैं, जो फैटी ऑयली फूड होता है, वो फूड जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऐसे केस में वो फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो जो फूड है वो फॉल स्मेल, मतलब बैड ऑडर प्रोड्यूस करेगा, बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा और वो पॉइजनस भी हो जाएगा। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब मैं फैट्स एंड ऑयल्स वाले फूड को जब मैं क्या करूँगा, एक्सपोज करूँगा एयर में, नॉन एज द रेंसिडिटी, और इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। एंड इट लीड्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, इससे क्या होगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा, स्मेल बदल जाएगा। रेंसिड फूड काउजेज स्टमक इन्फेक्शन और ऑन कंजप्शन, जब उसे हम कंज्यूम करेंगे, जब उसे हम इनटेक करेंगे, इससे स्टमक इन्फेक्शंस या फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, समझ में आई बात। नाउ अब हम रेंसिडिटी से फूड्स को कैसे बचा सकते हैं कि फूड जो है वो रेंसिड ना हो। तो अब यहाँ पे भी बात एक ही आ रही है कि ऑक्सीडेशन हो जा रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है वो फूड, फैट्स और ऑयल्स जो है उस फूड में, उसके कारण से वो फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। क्लियर, और अगर मैं उसका कंज्यूम करूँगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एयर के कांटेक्ट से हटाना पड़ेगा, बेसिकली उसका कांटेक्ट हमें तोड़ना पड़ेगा, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब ऐसे बर्तन में उसे हमें रखना है, ऐसे कंटेनर्स में रखना है जो बिल्कुल एयर टाइट हो, जिसमें एयर इंटर ही ना करे अंदर। अगर उसमें एयर इंटर नहीं करेगा, ऐसे में फूड जो है वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है वो फूड। सेकेंड क्या है कि पैकिंग विद नाइट्रोजन,
ध्यान रखना कि जो चिप्स वाले पैकेट है उनमें जो हवा भरा होता है, जिसमें आपको चिप्स के नाम पे धोखा मिलता है, बेसिकली उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आपको लगता है कि हवा भर के दे देता है, अगर वो हवा नहीं फिल करेगा, अगर नाइट्रोजन नहीं फिल करेगा तो वो कंज्यूमेबल बिल्कुल नहीं होगा, आप उसे नहीं कंज्यूम कर सकते, वो बिल्कुल पॉइजनस बन जाएगा। ठीक है, सो पैकिंग विद नाइट्रोजन या रेफ्रिजरेशन अगर हम कर दें, उसे फ्रिज में रख दें। ठीक है, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ऐसी चीज़ों को ऐड करना है जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स व्हाट, जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट वर्क करे, जो उसे ऑक्सीडाइज होने से रोके, ऐसी चीज़ों को उसमें डालना है। प्रेजर्वेटिव्स डाल सकते हैं। ठीक है, प्रेजर्वेटिव्स, फूड प्रेजर्वेटिव्स जो फूड को क्या करता है, प्रेजर्वेशन का काम करता है, उससे संरक्षण का, जैसे अचार वगैरह में डालते हैं, पिकल्स में। ठीक है, बेंजोइक एसिड जैसे अपना प्रेजर्वेटिव्स है, क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली ये था अपना पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, थैंक यू।